नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी की सियासत में लगातार घमासान मचा हुआ है। वहीं आपको हम एक जानकारी अपडेट के लिए बता दें कि जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल से पहले उनकी मंत्रिमंडल की सूची लीक हो चुकी थी, उस तरह एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशियों की एक सूची लीक हो चुकी है, जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम तक लगभग तय कर दिए गए हैं। वो सूची हमारे पास मौजूद है। ऐसे में किस तरह की ये सूची है, इसे लेकर हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। मुस्तफा जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। जिस तरह शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल की एक सूची लीक हो चुकी थी, वैसे ही एक बार फिर कांग्रेस की एक सूची, प्रत्याशियों की सूची जो है वो लीक हो चुकी है। कैसी सूची है, क्या है? देखिए नवीन, ये जो सूची है ये 15 विधानसभा सीटों की सूची है और उन पे जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय किए उनके नाम इस सूची में है। और जैसा कि सबको पता है कि 27 जगह पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और संभावना ये है किसी भी सूरत में ये उपचुनाव सितंबर महीने में होने ही है, क्योंकि काफ़ी वक्त निकल गया है और 6 महीने में चुनाव होना लाजमी है यदि कहीं पे कोई विधायक नहीं है तो ये 27 जगह जो चुनाव है उसी की सारी ये कवायद चल रही है और कांग्रेस उसी कवायद में लगी है और वो अपने प्रत्याशी तय कर रही है। तो ये जो सूची लीक हुई है, जो वायरल हुई है, जो हमारे पास आई है, वो इन 27 में से 15 स्थानों की है जहाँ पे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट तय कर दिए और बताया जा रहा है कि ये वो सूची है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फाइनल की है और इसको सोनिया गांधी के पास अप्रूवल के लिए दिल्ली भेजा गया है। और इस सूची के अंदर जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उसका एक, जहाँ सीतामऊ सुहासरा है, जहाँ से उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ से राकेश पाटीदार जो कांग्रेस के नेता है उनका नाम आ रहा है। तो ऐसी संभावना दिखाई दे रही हो, जैसा हम पहले भी बात करते रहे हैं कि सीतामऊ सुहासरा जो सीट है वहाँ पे 3 बड़े नाम थे, जिसमें राकेश पाटीदार, पीरूमल डबकरा और ओम सिंह भाटी। तो ये जो वायरल सूची है जो लीक हो गई है, इसमें राकेश पाटीदार का ये देखी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है सीतामऊ सुहासरा सीट से हरदीप सिंह डंग के अगेंस्ट। तो कुल मिलाकर के यही वो सूची, और आज ये जो सूची सुर्खी में है क्योंकि जैसे ये सूची लीक हुई, आपने भी खबर चलाई, तो सब लोगों को पता चली है कि ये नाम है। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उसकी कोई भी बात सीक्रेट नहीं रह पाती है और लाख सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सारे पत्ते ओपन हो जाते हैं। ये कैसे लीक होती है, कैसे पब्लिक में आती है, कैसे लोगों को पता चलती है, कांग्रेस पार्टी ही बेहतर जान सकती है। नमस्कार जी, 3 हाई प्रोफाइल सीटें बात की अगर सुहासरा है, हाटपिपलिया है और सावेर है। सावेर से प्रेमचंद गुड्डू का नाम आया सामने, तो क्या मानते हैं हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वापस कांग्रेस में आए प्रेमचंद गुड्डू? देखिए नवीन, प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में लाए ही इसीलिए गए हैं कि उनको सावेर से चुनाव लड़ाना है, तुलसी सिलावट के खिलाफ लड़ाना है और इसीलिए वो कांग्रेस में आए हैं। और वो मूल में कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में ही रहे हैं, बीच में जरूर बीजेपी में चले गए थे। और वैसे उम्मीदवारी के लिहाज से देखा जाए तो प्रेमचंद गुड्डू का ताकतवर नाम है और तुलसी सिलावट को उनके सामने चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये अलग बात है कि सरकार का अंग है, वो मंत्री है और फिर महाराज और शिवराज मैदान में होंगे। और ठीक वही स्थिति मनोज चौधरी की है जो हाटपिपलिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और लेकिन वहाँ जो उनके सामने जो उम्मीदवार कांग्रेस देने जा रही है उस पर अभी तय नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार आखिर कौन होगा वहाँ से। पर कुल मिला के जो मालवा की सीटें हैं यहाँ पे बीजेपी की लड़ाई टफ होगी और सब कुछ उम्मीदवारों पर डिपेंड करता है। कांग्रेस अगर राकेश पाटीदार को उम्मीदवार बनाती है, ये सूची अगर सही है, तो सीतामऊ सुहासरा का एक वहाँ का जो धारा है वो ये है कि वहाँ पाटीदार बड़ी संख्या में, जो मेन वोट बैंक है वो तो पोरवाल और राजपूतों का है। दूसरे नंबर की स्ट्रेंथ जो है पाटीदारों की है, लेकिन पाटीदारों के जो 15,000 वोट है उनकी खासियत है कि पाटीदार ही वहाँ पे राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं, पाटीदार ही नेता बनाते हैं। चूंकि निकलते हुए बिजनेस करते हैं, लोगों में खासा रसूख है, तो वो हवा का रुख बदल देते हैं।
ऐसे में जाहिर बात है वो फिर वहाँ राधेश्याम पाटीदार बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं, अब उनकी जगह हरदीप सिंह डंग लड़ेंगे। तो सरदारों का एकमात्र परिवार है वो हरदीप सिंह डंग का है। वो जाति समीकरण के हिसाब से कांग्रेस यदि राकेश पाटीदार को उम्मीदवार बनाती है तो जो बीजेपी के पाटीदार वोट है, जो राधेश्याम पाटीदार के नहीं लड़ने से खफा है, नाराज है, जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का रुख करेंगे। और उस सहानुभूति को भुनाने की कवायद में कांग्रेस लगी है ताकि इन वोटों पर कब्जा किया जा सके। वो पाटीदार उम्मीदवार देके वो पूरे विधानसभा सीट में अपने उम्मीदवार की लहर पैदा करना चाहती है और जाति समीकरणों को अपने फेवर में लाना चाहती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस राकेश पाटीदार को उम्मीदवार बना भी सकती है, ये सूची सही भी हो सकती है। मुस्तफा जी, एक बार फिर इस पूरी सूची में एक बड़ा नाम आया है, चाहे राज्यसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें फूल सिंह बरैया का नाम था दिग्विजय सिंह के साथ में, तो एक बार फिर उपचुनाव में फूल सिंह बरैया का नाम हमारे सामने आया है, तो फिर एक बार उनको दांव पे लगाया उपचुनाव में कांग्रेस ने। देखिए, फूल सिंह बरैया की यदि नवीन बात करें तो वो दलितों में एक बड़ा नाम है। फूल सिंह बरैया अपनी पार्टी बनाई, काफ़ी पहले मायावती के साथ थे, फिर अपनी पार्टी बनाई और फिर वो संघर्ष करते रहे और बाद में कांग्रेस का साथ उन्होंने थाम लिया। और वो चंबल, ग्वालियर और चंबल अंचल में खासा रसूख रखते हैं और वो जो बेल्ट है वो बेल्ट यूपी से लगा हुआ है, वो वहाँ पे दलितों का भी बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में फूल सिंह बरैया को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। उनको राज्यसभा में भी नॉमिनेशन किया गया था। तो कांग्रेस चाहती है कि फूल सिंह बरैया सामने आए, जुझारू व्यक्ति है, हम लोग भी मिले हैं उनसे और मालवा के भी काफ़ी दौरे वो करते रहे हैं, यहाँ पे भी वो आए हैं जब वो अपनी पार्टी चलाते थे। तो फूल सिंह बरैया को ग्वालियर चंबल अंचल की कमान सौंपी जा सकती है दलित नेता होने के नाते और जुझारू नेता होने के नाते, ताकि दलितों को वोटों को खींचा जा सके। और ग्वालियर चंबल अंचल में उनका खासा आधार है, यूपी से लगा हुआ इलाका है, मायावती के साथ वो पहले काम कर चुके हैं, सब कारण है। इसलिए फूल सिंह बरैया वास्तव में कांग्रेस के लिहाज से एक अहम नाम है। जी मुस्तफा जी, अगर हमारे मालवा क्षेत्र की बात की जाए तो इस उपचुनाव में अफीम का मुद्दा एक अहम रोल निभा सकता है। सुहासरा विधानसभा सीट के चुनाव में तो वहाँ पर कई किसान जो है उस बेल्ट में है, जो अफीम किसान है, तो ये क्या ये मुद्दा भी एक करवा सकता है इस उपचुनाव में? देखिए नवीन, सितंबर का महीना चल रहा है, अगला महीना अक्टूबर का है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में ओपियम पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाता है। मालवा मेवाड़ की राजनीति की यदि बात करें तो यहाँ राजनीति के केंद्र बिंदु में अफीम होती है, अफीम किसान होता है और निर्णायक होता है। वो जिस तरफ अफीम किसानों का वोट जाता है वो दल प्लस हो जाता है। सीतामऊ सुहासरा की बात करें तो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा। ये जो विधानसभा सीट है यहाँ पे बीजेपी की काफ़ी गहरी पकड़ है और स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे इस विधानसभा सीट पे अपना खासा दखल रखते थे। उसका एक रीज़न था कि डॉक्टर पांडे जब थे तब सेंट्रल में हमेशा कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और डॉक्टर पांडे अफीम किसानों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते थे, धरने देते थे, घेराव करते थे, दिल्ली में आवाज़ उठाते थे। इसके कारण पूरे संसदीय क्षेत्र में लोग उनसे जुड़े और सीतामऊ सुहासरा सीट पे भी इसी कारण लोग उनसे जुड़े। तो जाहिर तौर पे ये बात है कि जो सीतामऊ सुहासरा सीट है यहाँ बड़ी संख्या में अफीम किसान हैं और वो इस चुनाव में भी अहम रोल अदा करेंगे। और चूंकि ये अभी ओपियम पॉलिसी के एन पहले ये विधानसभा चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी किसानों के, अफीम किसानों के हक में खड़ी होगी, जो पार्टी अफीम किसानों के लिए बात करेगी, वो इस चुनाव में उसके पक्ष में जाएगा। तो हर चुनाव में अफीम का मुद्दा अहम होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव है तो अफीम का मुद्दा तो बनेगा, लोग मांग भी करेंगे और बीजेपी का भी ये जोर हो सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से हम लोगों ने बात की थी तो वे भी अफीम किसानों के हक में खड़े मिले
और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में वे वित्त मंत्री से और तमाम लोगों से बात करेंगे। और जो ओम प्रकाश सकलेचा ने हमसे बात की थी उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मॉर्फिन आधार पे जो पट्टे देने की बात है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और गाढ़ता के आधार पर ही पट्टे दिए जाने चाहिए। और लास्ट टाइम आपको याद होगा जब दिल्ली में इस मामले में कवायद चल रही थी तब ओम सकलेचा ने भी साफ तौर पे कहा था कि जब तक किसानों को ट्रेनिंग न दी जाए तब तक मॉर्फिन वाला नियम लागू नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से ओम प्रकाश सकलेचा ने साफ तौर पे अफीम किसानों का पक्ष लिया उससे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को अफीम किसानों के साथ जाना पड़ेगा और उनकी जो जायज़ मांगे हैं अफीम किसानों की, चाहे वो भाव से जुड़ी हुई हो, चाहे मॉर्फिन के नियम से जुड़ी हुई हो, चाहे अन्य मामले हो, कटे हुए पट्टे मिलने की बात हो। और जैसा अभी पूरे मालवा मेवाड़ में पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चल रहा है दिल्ली को, तो वो चाहते हैं कि 98 की जो पॉलिसी है वो आनी चाहिए। तो बीजेपी को भी जिस तरह स्वर्गीय बालकृष्ण बैरागी ने 0 औसत पर हजारों पट्टे दिला दिए थे, तो बीजेपी को भी कोई ऐसा करिश्मा करना चाहिए ताकि उसको विधानसभा में इसका फायदा मिल सके। क्योंकि सीतामढ़ी स्वास्थ्य का पूरा ग्रामीण बेल्ट है, शहरी क्षेत्र है ही नहीं, तमाम किसान लोग हैं। तो किसान को कहीं ना कहीं ये अफीम पॉलिसी प्रभावित करेगी। और अगर बीजेपी ने काम दिल्ली में कर दिखाया, सांसद सुधीर गुप्ता ने काम कर दिखाया, तो उसका सीधा फायदा सीतामढ़ी स्वास्थ्य सीट पर मिल जाते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जिन्होंने बताया कि जो कांग्रेस की सूची लीक हुई है वह सूची मामूली बात है क्योंकि कांग्रेस में कभी भी कोई चीज छुपी नहीं है। साथ ही मुस्तफा हुसैन ने एक बड़ी बात कही है कि इस विधानसभा उपचुनाव में सुहासा विधानसभा सीट पर अफीम किसानों का अहम रोल हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अफीम किसान जिस तरह वोट करते हैं तो उनकी सरकार बननी लगभग तय है। ये था अब तक का अपडेट। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।